मानव कब्र के पास पहुंचा तो नजारा देखकर दंग रह गया। मानव प्रदीप और देविका को देखते हुए बोला, ये कब्र है या बर्फ का ताजमहल? देविका बोली, देखने में तो ये इग्लू जैसा कुछ लग रहा है। मानव ने अनजान वाली नजरों से देविका को देखा तो प्रदीप बोल पड़ा, पृथ्वी के ध्रुवों यानी सेंटर के ऊपर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, इसलिए वहां पर बहुत सारा बर्फ जम जाता है। वहां पर घर भी बर्फ के बनते हैं। वैज्ञानिक भाषा में उसे इग्लू कहते हैं। मानव बोला, लेकिन इस तरह की कब्र बनाई ही क्यों गई होगी? प्रदीप बोला, अंदर जाकर उसी चीज का तो पता लगाना है। तीनों अंदर पहुंचने ही वाले थे कि देविका बोली, सब लोग ठीक से अपना अपना चश्मा लगा लो, वरना तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। मानव बोला, अब मेरी आंखें क्यों खराब होने लगी? देविका चश्मा लगाते हुए बोली, क्योंकि जब बर्फ पर रोशनी पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, उसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं और ये इतनी ज्यादा मात्रा में होती हैं कि आंखों में चली जाएं तो आदमी अंधा भी हो सकता है। फिर देविका कुछ याद करते हुए आगे बोली, और कुछ भी हो जाए, अंदर कोई भी ऊंची आवाज में ना चिल्लाएगा, ना तेज आवाज में बात करेगा और ना ही कोई तोड़फोड़ करेगा। जो भी करना है बहुत आराम से और धीरे धीरे करना है। मानव बोला, तोड़फोड़ तो चलो एक बार को समझ में आती है, लेकिन चिल्लाने और बात करने में क्या दिक्कत है? इस बार जवाब प्रदीप ने दिया। प्रदीप चश्मा और दस्तानों को ठीक करते हुए बोला, ये घर पतले बर्फ से बना है और चारों ओर से गुंबद जैसा बंद है। इसमें जो भी बोलेगा वो आवाज गूंजेगी। बर्फ में रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, इसलिए आवाज इतनी तेज गूंजेगी कि ये घर बरबराकर हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। देविका बीच में बोली, और कब्र खोदते खोदते हम खुद ही कब्र में दफन हो जाएंगे। मानव चिढ़ते हुए बोला, एक से एक नई मुसीबत गले पड़ जाती है। फिर मन ही मन सोचते हुए बोला, अभी मेरे लिए कितना कुछ पढ़ना और सीखना बाकी है। एक बार सब कुछ ठीक कर ले जाऊं, फिर वापस कॉलेज ज्वाइन करके पढ़ाई जरूर पूरी करूंगा। मानव इग्लू के अंदर पहुंचा तो प्रदीप ने एक छोटा सा टॉर्च जला दिया। देखते ही देखते पूरा कमरा रोशनी से भर गया। मानव भौचक्का सा चारों ओर चीजों को निहारे जा रहा था। काफी देर तक कमरे में इधर से उधर घूमने पर भी कहीं कब्र का कोई नामो निशान नहीं मिला। देविका धीरे से फुसफुसाते हुए प्रदीप से बोली, ये तुम हमें कहाँ लेकर आए हो? यहाँ तो बस हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, कब्र जैसी कोई चीज नजर ही नहीं आ रही है। मानव ने जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई चीज देखी थी। उसका ध्यान कब्र से हटकर बर्फ वाले घर में घूमने में ही लगा हुआ था। प्रदीप देविका से बोला, जरूर वो कब्र भी बर्फ में ही होगी, क्योंकि यहाँ किसी और तरीके से मुर्दे को दफन कर पाना आसान नहीं है। देविका बोली, लेकिन कोई किसी की कब्र को ऐसी जगह पर क्यों दफनाएगा? बर्फ की दीवार पर बनी हुई कुछ डिजाइन को देखते हुए मानव बोला, सिक्योरिटी। ये बर्फ का कमरा उस कब्र की सिक्योरिटी के लिए है। देविका बोली, सिक्योरिटी? लेकिन किससे? मानव दीवार के एकदम पास में उंगली लाकर कुछ ढूंढता हुआ बोला, नागवंश के साथियों से। प्रदीप चिढ़ते हुए बोला, उधर दीवार से बात करना बंद करो और हमें साफ साफ खुल के बताओ। मानव प्रदीप की ओर देखते हुए बोला, मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरे बर्थ मार्क में दर्द उठ रहा है, और ऐसा तब होता है जब मैं अपने किसी गरुड़ दल के साथी के करीब होता हूँ या खतरा आने वाला होता है। प्रदीप डरते हुए बोला, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ कोई खतरा है? मानव ने कवच में से अपना गरुड़ वाला खंजर निकाला और दस्ताने निकालने के बाद अपनी हथेली पर खंजर चलाकर खून से सना हाथ बर्फ की दीवार पर रख दिया और दोनों को देखते हुए बोला, दरअसल ये कब्र नाग दल की है ही नहीं, ये कब्र किसी गरुड़ दल के सदस्य की है। देविका बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? हाथ क्यों काट रहे हो? मानव बोला, रास्ता ढूंढ रहा हूं। देविका बोली, कैसा रास्ता? और ये कब्र नागदल की नहीं है, इस बात के लिए तुम इतने श्योर कैसे हो? मानव दीवार पर फैल रहे खून को देखते हुए बोला, ये सब जानते हैं कि सांप गर्म खून वाले होते हैं। उनको अगर किसी को दफनाना होता तो वो कहीं भी दफना देते। बर्फ के ऐसे घर क्यों बनाते जहां उनके ही आने जाने में जान का खतरा हो? ये बर्फ का घर बनाया ही इसलिए गया है कि वो यहाँ पर आ ना पाए। अंगूठी में जो मणि थी वो नाग की थी। अगर पिताजी का कड़ा नागदल के पास होता तो अब तक वो स्पिरिट स्टोन निकालकर उसका यूज कर चुके होते। प्रदीप बोला, बात तो तुम्हारी ठीक लग रही है, लेकिन अभी चीजें क्लियर नहीं है।
सब बस कल्पना पर बेस्ड है। मानव प्रदीप की ओर देखते हुए बोला, तुमने कहा था ना कि जब तुमने पिताजी की कब्र को देखा तो कड़े को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं था। प्रदीप बोला, हाँ, वहां बस हाथ में वो कड़ा ही था। मानव बोला, एग्जैक्टली यही पॉइंट। मुझे पिताजी का कवच गरुड़ मंदिर में मिला। अगर पिताजी की मृत्यु यहाँ विष्णु मंदिर में हुई और उनकी लाश यहाँ है, तो कवच को वहां किसने पहुंचाया? इसका मतलब जिसने भी पिताजी की लाश से सामान हटाया वो उनका शत्रु नहीं बल्कि कोई मित्र या साथी रहा होगा। देविका बोली, फिर उसने वो कड़ा क्यों छोड़ दिया? ताकि कोई लोग लूट लें या नागदल के हाथ में पड़ जाए? प्रदीप देविका की ओर देखते हुए बोला, एक्चुअली देविका, मानव हैज अ वैलिड पॉइंट। जिसने भी सामान हटाया उसने कड़ा जानबूझकर इसलिए छोड़ा होगा कि जब मानव को स्पिरिट स्टोन की जरूरत पड़ेगी तो वो उसे ढूंढ सके। मानव बोला, यस, यही हुआ होगा। केवल एक स्पिरिट स्टोन से कोई भी उस गुफा को पार नहीं कर सकता है। जिसने भी कड़े को छोड़ा होगा उसे ये आइडिया जरूर होगा कि एक ना एक दिन मैं अपने पिताजी तक पहुंच ही जाऊंगा। देविका बोली, चलो अगर ये बात मान भी लूं कि जिसने कवच और शायद ये खंजर भी तुम्हारे पिताजी से लेकर गरुड़ मंदिर में पहुंचाया, वो कड़ा लेकर भी तो जा सकता था ना? मानव ने जिस दीवार पर अपना खून लगाया था, अचानक उसमें से ढेर सारा पानी टपकने लगा। मानव ने एक बार टपकते हुए पानी को देखा और दीवार पर से हाथ हटाते हुए बोला, तुमको अपने सर जोशी जी की बात याद है? उन्होंने बताया था कि ये स्पिरिट स्टोन जब तक आदमी के पास में रहता है तब तक इसमें ज्यादा रोशनी रहती है और अगर अलग कर दिया जाए तो कमजोर होने लगती है। देविका आगे खुद ही बोल पड़ी, इसका मतलब ये होता है कि अगर उसने कड़ा निकाल के मंदिर में दे दिया होता तो इसकी रोशनी कम हो जाती। अभी देविका की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि ढेर सारे पानी के बहने की आवाज आने लगी। प्रदीप और देविका ने मानव की ओर देखा तो मानव 2 कदम उछलकर उनके पास आ गया और बोला, दीवार गिरने वाली है, थोड़ा संभल कर खड़े होना। देविका मानव के हाथ पर एक घूंसा मारते हुए बोली, तुम अपने हीरोपने में हम सबको मरवाओगे। मानव ने प्रदीप को कांपते हुए देखा तो धीरे से बोला, तुम डर से कांप रहे हो या ठंड से? प्रदीप ने घूर कर मानव को देखा लेकिन चश्मे में से कुछ समझ में नहीं आया। अचानक एक जोर की आवाज आई और पूरा कमरा पानी से भर गया। मानव देविका और प्रदीप को लेकर एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया। मानव को डर था कि दीवार गिरेगी तो उसके बाद रास्ता खुलेगा, लेकिन यहाँ दीवार गिरने की बजाय पिघल गई। पानी के कम होने के बाद मानव नीचे उतरकर दीवार की साइड में गया तो वहां दीवार का नामो निशान तक नहीं था। मानव के पीछे पीछे देविका और प्रदीप भी पहुंच गए। प्रदीप ने सामने एक मोटी बर्फ की चादर से ढके हुए एक कब्र को देखा तो खुश होते हुए बोला, यही यही वो कब्र है जिसके बारे में मैं बता रहा था। मानव बोला, अभी भी वो दूर की कौड़ी ही है, यहाँ पर अभी भी खतरा है। देविका बोली, कैसा खतरा? और तुमको पता कैसे चला कि ये दीवार तुम्हारे खून से पिघल जाएगी? मानव बोला, क्योंकि इस दीवार की मोटाई बाकी दीवार से ज्यादा थी और उस पर पहले से ही काफी सारे चोट के निशान भी थे, यानी पहले भी कई लोगों ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें एक पतली सी नाली बनी हुई थी। ऐसी नाली मैंने गरुड़ मंदिर में हवन के टाइम पर देखी थी, वहां पर भी मैंने खून चढ़ाया था और यहाँ भी उसी से आगे का रास्ता मिला। प्रदीप ने मानव की बात सुनी लेकिन खतरे वाली बात पर ध्यान नहीं दिया। सालों की मेहनत और कल्पना वाली कहानी को सच होते देखकर उसे अपनी जगह का होश ही नहीं रहा। मानव देविका से बात ही कर रहा था कि प्रदीप जल्दी से 3-4 कदम बढ़ाकर कब्र की ओर चल दिया। कुछ सेकंड बीते होंगे कि सामने से एक बर्फ का नुकीला तीर उड़ता हुआ प्रदीप के पास आ गया। प्रदीप खुद को संभाल पाता कि अगले ही पल प्रदीप ने अपने आप को मुंह के बल जमीन पर पाया। मानव प्रदीप के ऊपर था। जमीन पर पड़े पड़े ही मानव बोला, जब तक मैं ना कहूं यहां से हिलना मत, वरना ना जाने कहां कहां से तीर आकर तुमको छेद डालेंगे। मानव ने एक नजर चारों तरफ घुमाई और अपने कवच में से खंजर निकालकर प्रदीप के पैर के पास बैठ गया। मानव ने धीरे से प्रदीप का पैर उठाया और उसके नीचे की तरफ के बर्फ को निकालकर अलग फेंक दिया। मानव ने हाथ डालकर अंदर टटोला और धीरे से एक पतला धागा पकड़ के बाहर खींच लिया। मानव एक एक कदम धागे के सहारे
आगे बढ़ता जा रहा था और धागे को काटता जा रहा था। देविका और प्रदीप चुपचाप मानव को देखे जा रहे थे। मानव वापस पीछे मुड़ा और प्रदीप को देखते हुए बोला, अब ये सेफ है, अब आगे बढ़ो। प्रदीप डरते डरते आगे बढ़ा, लेकिन जब उसे ये महसूस हो गया कि खतरा टल गया है, तो निश्चिंत होकर कब्र के पास में पहुंच गया। अचानक कमरे में पानी की मात्रा बढ़ गई। दीवार फिर से टपकने लगी। जब तक मानव प्रदीप को सावधान करता, पानी की एक लहर आई और दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। पानी की आवाज के साथ किसी इंसान के चिल्लाने की एक जोर की आवाज कमरे में गूंज गई। तुम पापी लोग यहां तो पहुंच सकते हो, लेकिन भीमा के होते हुए कब्र को हाथ भी नहीं लगा सकते। जब पानी हट गया तो मानव ने देखा कि प्रदीप थोड़ी दूर पर पड़ा कराह रहा था। देविका दौड़कर उसके पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रदीप की चोट तीखी थी। उसके पैर की हड्डी भी अकड़ गई थी। मानव ने कब्र के पास देखा तो सामने एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक दंड था। मानव को याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा दंड कहां देखा था। तभी भीमा चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता था कोई ना कोई आखिर अपने लालच में एक न एक दिन यहाँ पहुंच ही जाएगा। और देखो, आज तुम तीनों लोगों की लालच मौत बनकर तुमको यहाँ तक ले आई है। तुम लोगों की वजह से मेरा ध्यान टूटा है। तुम लोगों की मौत तो अब पक्की है। भीमा की बात सुनकर मानव को अचानक याद आया। वो मन ही मन सोचते हुए बोला, ऐसा दंड तो मैंने गरुड़ मंदिर में नागेश्वर के पास देखा था, लेकिन नागेश्वर तो नागदल का था, तो क्या ये भीमा भी? मानव अभी सोच ही रहा था कि भीमा ने आगे बढ़कर देविका और प्रदीप पर हमला कर दिया। भीमा ने तेज आवाज में चिल्लाकर जैसे ही देविका पर हमला किया, देविका फुर्ती से पीछे हट गई और भीमा का वार खाली चला गया। भीमा ने अगला वार और तेजी से किया। अचानक ही पूरा कमरा एक जोरदार टन की आवाज से गूंज गया। मानव ने भीमा का वार अपने खंजर पर रोक लिया था। भीमा एक के बाद एक तीखे वार मानव के ऊपर करता जा रहा था और मानव या तो वो वार रोक लेता था या वार को खाली जाने दे रहा था। मानव बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीमा उसे बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। लगातार तेज होती जा रही आवाज से कमरे की दीवारें दरारों से भर गईं। कमरे में पानी की मात्रा भी तेजी से बढ़ने लगी। अचानक ही धड़ाम की आवाज आई और जिस तरफ से मानव अंदर आया था, उस तरफ की दीवार भर आकर गिर गई और वापस जाने का रास्ता बंद हो गया। मानव चिल्लाकर देविका से बोला, देविका, प्रदीप को लेकर बाहर निकलो, अभी, तुरंत। मानव ने कुछ देर तो भीमा को उलझा के रखा था, लेकिन जब देविका को प्रदीप को सहारा देकर सुराख में से बाहर जाते देखा, तो भीमा ने हाथ में लिया हुआ अपना दंड फेंककर देविका पर वार कर दिया। मानव ने फुर्ती से कूदकर दंड को हवा में ही पकड़ लिया और देविका को बचा लिया। अचानक ही मानव को नागेश्वर और स्वामी प्रसाद की लड़ाई याद आ गई, जिसमें नागेश्वर ने जहर वाले दंड से वार कर दिया था। मानव के हाथ से तुरंत दंड छूटकर जमीन पर गिर गया और वो अपने हाथ को देखने लगा। भीमा दूर खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा था। क्या जहरीले दंड से मानव बच पाएगा? क्या मानव प्रदीप और देविका की जान बचा पाएगा? कौन है ये भीमा और क्यों कर रहा है ये रक्षा एक कब्र की? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।